एक ऐसी लड़की जो महज 21 वर्ष की उम्र में राजनीतिक मंच पे चढ़ी और उस टाइम के सबसे बड़े राजनीतिक नेता की धज्जियां उड़ाकर वापस लौटी। एक ऐसी लड़की जिसका सपना था आईएएस की परीक्षा देकर अफसर बनने का, लेकिन तकदीर ने उसे बना दिया देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। एक ऐसी लड़की जो उत्तर प्रदेश राजनीतिक में सबसे घिनौने गेस्ट हाउस कांड का शिकार बनी, लेकिन खुद टूटकर बिखरने के बजाय उसने उत्तर प्रदेश की सरकार गिरा दी। यह कहानी है मायावती की, जिन्हें इंदिरा गांधी के बाद भारतीय राजनीति की दूसरी सबसे ताकतवर महिला राजनेता माना जाता है। साल था 1995। मुलायम सिंह यादव की सरकार गिरने की कगार पे थी और दलित राजनीति की उभरती हुई आवाज मायावती उनके लिए सबसे बड़ी आवाज बनती है। 2 जून को लखनऊ के गेस्ट हाउस पर मायावती पर समाजवादी पार्टी के गुंडे हमला कर देते हैं। किसी तरह से मायावती ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन दरवाजा पीट रहे सपा के कार्यकर्ता मायावती पर गंदी गालियां और धमकियों की बौछार कर रहे थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि मायावती की जान खतरे में पड़ गई थी, लेकिन लखनऊ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ओपी सिंह कोने में खड़े होकर सिगरेट का कष्ट ले रहे थे। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात यूपी की सरकार गिर गई। क्या था गेस्ट हाउस कांड, और इस घटना के बाद मायावती ने हमेशा के लिए साड़ी पहनना क्यों छोड़ दिया, और उस रात क्या हुआ था मायावती के साथ? कैसे एक गरीब दलित लड़की बनी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक की सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री? जानेंगे इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी को, जो किसी मूवी के खूंखार ट्रेलर से कम नहीं। मायावती की राजनीति में एंट्री साल 1977। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही थी। 3 दिन तक चलने वाले इस मीटिंग का एजेंडा था कि जात के दंश को कैसे खत्म किया जाए। देश में जनता पार्टी की सरकार थी और उस टाइम मंच पे मौजूद थे समाजवादी पार्टी के सबसे ताकतवर नेता राजनारायण। ऐसे उभरते हुए नेता जो रायबरेली में जाके खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हराकर इतिहास रचा हो। उनका नाम हर अखबार, टीवी चैनल और चाय की दुकानों पर गूंजता था। भीड़ तालियां बजा रही थी और राजनारायण कह रहे थे, हमें हरिजनों का उत्थान करना है, इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है। लेकिन इसी भीड़ के पीछे एक कुर्सी पर बैठी थी 21 साल की लड़की मायावती, जो उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रही थी। और उसने जब राजनारायण के मुंह से दलितों के लिए हरिजन शब्द सुना तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई और मौका मिलते ही उसने राजनारायण, कांग्रेस और जनता पार्टी की धज्जियां उड़ा कर रख दी। और उसने कहा कि ये नेता अपने आप को बहुत बड़ा खुददार समझते हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना भी एक तरीके का अपराध है। और फिर वह आगे बोलती है कि महात्मा गांधी ने हमारी बेइज्जती करने के लिए एक शब्द बनाया था, हरिजन, लेकिन हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर हैं और उन्होंने कभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। संविधान बनाया तो उसमें लिखा अनुसूचित जाति। तो फिर ये गांधी के चमचे और सड़क हमें बार बार हरिजन कह के क्यों बुलाते हैं? ये सुन पूरा हॉल सन्न हो गया। 21 साल की लड़की ने मंच पे बैठे मंत्रियों को ललकार दिया था, जिसके बाद सभा में मौजूद सैकड़ों दलित कर्मचारी खड़े हो जाते हैं और हर तरफ नारे गूंजने लगते हैं, राजनारायण मुर्दाबाद। अगले ही दिन मायावती के बेबाक भाषण की खबर पहुंचती है कांसीराम तक, जो उस समय पूरे देश में घूम घूम कर दलित समाज के सरकारी कर्मचारियों को एकजुट कर रहे थे और अपना एक नया संगठन बना रहे थे। और फिर कांसीराम तुरंत मायावती से मिलने दिल्ली के केंद्रपुरी उनके घर पहुंच जाते हैं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो सामने प्रभुदास की बेटी किताब पढ़ते हुए आईएएस की तैयारी कर रही थी। कांसीराम ने तुरंत मायावती से पूछा कि तुम आईएएस क्यों बनना चाहती हो? तब मायावती बोलती हैं कि दलित समाज की सेवा करने के लिए। कांसीराम ने मायावती को समझाया कि अधिकारी तो बहुत बन गए, लेकिन हालात कितने बदले। नेता बनो, सत्ता में आओ, और अधिकारियों को भी सत्ताधारी नेताओं की सुननी पड़ती है। उस दिन तो मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कई दिन सोचने के बाद मायावती ने सत्ता के गलियारे में उतरने का फैसला किया और अपना घर बार त्याग दिया। साल 1994 मायावती कांसीराम की बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा यूपी के कैराना सीट से चुनाव लड़ा। पहले ही चुनाव में बिना संसाधनों वाली बीएसपी को कैराना से 44,000 वोट मिले। फिर 1985 में कांसीराम ने मायावती को बिजनौर के उप लोकसभा चुनाव में लड़वाया और वो फिर हार गई। 1987 में हरिद्वार से बाईपास इलेक्शन लड़वाया, वो वहां भी हार गई, मगर 1 लाख से ज्यादा वोट पाई थी। फिर आया 1989, मायावती ने लोकसभा चुनाव जीत लिया। एक गरीब दलित लड़की जिसने 12 साल पहले मंच पे बैठे मंत्रियों को ललकारा था, अब वह खुद सांसद की कुर्सी पर बैठी थी। बाबरी मस्जिद का विध्वंस, सपा और बसपा का गठबंधन और राजनीतिक भूचाल। 2 जून 1995 मायावती के साथ लखनऊ गेस्ट हाउस में एक ऐसी घटना हुई, उत्तर प्रदेश की सियासत पर एक दाग लगा दिया जिसे कभी धोया नहीं जा सकता। लेकिन यह कांड अचानक नहीं हुआ, इस कहानी के पन्ने पहले ही लिखे जा चुके थे।
6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति हिल चुकी थी। राज्य में हिंदुत्व पूरे जोश में थी और बीजेपी अपने चरम पर थी। लेकिन जब राजनीति एक तरफा चलने लगे तो उसमें कोई न कोई दिशा जरूर आती है और फिर समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी बनाते हैं और पिछड़ों को एक नई राजनीतिक पहचान देते हैं। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम और उनकी शिष्या मायावती दलितों के वोट बैंक पर अपना मजबूत पकड़ बना लेती हैं। दोनों ही नेताओं के सामने बीजेपी का उभार बहुत ही बड़ी चुनौती बनकर खड़ी थी। सत्ता तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, एकजुटता। राजनीतिक में अक्सर समझौते विचारों से नहीं बल्कि मजबूरियों से होते हैं। मुलायम और कांशीराम के बीच भी कुछ ऐसा हुआ। उन दोनों ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया। उस वक्त पर भाजपा यूपी में जय श्री राम का नारा लगा रही थी, पर गठबंधन ने एक नया नारा दिया, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा सीधे बीजेपी के नींव पर वार करता है। उसका असर चुनाव में साफ दिखाई पड़ता है। 1993 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 109 सीटें जीती और बहुजन समाज पार्टी ने 67 सीटें जीती। दोनों ने मिलकर एक नई सरकार बनाई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं मुलायम सिंह यादव। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ गठबंधन में दरार बढ़ती चली गई। उसका सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि उन दिनों प्रदेश के गलियारों में एक ही चर्चा चल रही थी, मुलायम सिंह यादव तो बस डमी सीएम है, मतलब बस नाम के सीएम है, असली सीएम तो कांशीराम है। मुलायम सिंह यादव को यह बात खटकने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कांशीराम मुलायम सिंह यादव को ज्यादा भाव नहीं देते थे। वह उनसे मिलने तक नहीं जाते थे, बल्कि उनको अपने आवास पे बुला के घंटों तक वेट करवाते थे और फिर बड़ी ही लापरवाही के साथ उनसे बनियान और लुंगी में ही मुलाकात कर लेते थे। 23 मई 1995 का दिन गठबंधन का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। मुलायम सिंह यादव लखनऊ पहुंचते हैं और कांशीराम से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांशीराम उनसे बोलते हैं कि अब मुलाकात पत्रकारों के सामने होगी। ये साफ संकेत थे कि अब हालात काबू में नहीं हैं। उसी रात कांशीराम ने बीजेपी नेता लालजी टंडन को फोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या बीजेपी बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करेगी, और लालजी टंडन इस गठबंधन के लिए हाँ बोल देते हैं। यहीं से शुरू होती है वो सियासी चाल जो उत्तर प्रदेश के राजनीति का चेहरा बदल देती है। कांशीराम उस वक्त बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन मायावती उनके साथ थी। उन्होंने मायावती से सीधा सवाल किया, क्या तुम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो? कुछ समय सोचने के बाद मायावती हाँ बोल देती हैं और फिर कांशीराम ने मायावती को एक पेपर दिया जो था बीजेपी का समर्थन पत्र। यानी कि अब खेल पूरी तरह से बदल चुका था। 1 जून 1995 को मायावती अपने 11 मंत्रियों के साथ राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मिलने पहुंच जाती हैं। उन्होंने 3 पेपर राज्यपाल मोतीलाल वोरा के सामने रख दिया, जिनमें से एक था कि कांशीराम ने उन्हें सभी निर्णयों को लेने का अधिकार दे दिया है, दूसरा जिसमें समाजवादी पार्टी से गठबंधन वापस लेने की घोषणा थी, और तीसरा जिसमें 282 विधायकों की सूची थी जो मायावती के समर्थन में थे। राज्यपाल ने फैसला अगले दिन के लिए टाल दिया, लेकिन मुलायम सिंह यादव के खेमे में तूफान उठ चुका था। लखनऊ के सड़कों पर तनाव बढ़ने लगा था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा था और सत्ता छूटने का डर था। अखबारों की सुर्खियां चीख रही थी कि मायावती ने मुलायम सिंह यादव से समर्थन वापस ले लिया और भाजपा के साथ नया गठबंधन। चारों तरफ बेचैनी थी और माहौल में एक अलग ही बारूद सी गंध फैल चुकी थी। 2 जून 1995 का वो काला दिन जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक के सबसे काले अध्याय का गवाह बनने वाला था, गेस्ट हाउस कांड, जिसने यूपी की राजनीति का भविष्य बदल दिया। 2 जून को मायावती लखनऊ गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। तभी खबर आई कि बसपा के 12 विधायक राज बहादुर के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। इस एक झटके से मायावती के खेमे में सन्नाटा पसर जाता है। मुलायम सिंह यादव के चेहरे पे आत्मविश्वास जाता है। उन्हें लगता है कि अब शायद सरकार बच जाए, लेकिन राजनीति में हर चाल का अपना एक अलग नियम होता है। उस वक्त दल बदल कानून कहता था सरकार गिरने से बचाने के लिए कम से कम 1/3 विधायकों का समर्थन चाहिए। यानी मुलायम का यह दांव भी खाली चला जाता है। सत्ता उनके हाथ से फिसल रही थी और यही डर सबसे खतरनाक साबित हुआ। मुलायम सिंह गुस्से में थे और ये कहा जाता है कि सत्ता जाते देख मुलायम सिंह ने अपने समर्थकों को ये खुला आदेश दे दिया था कि जो भी हो मायावती के विधायकों को तोड़ दो, चाहे डरा के या फिर धमका के या फिर उठा ले जाओ। यह संदेश आग की तरह फैल जाता है और कुछ ही देर में सैकड़ों सपा समर्थक और बाहुबली लखनऊ के गेस्ट हाउस की ओर बढ़ने लगते हैं। भीड़ के हाथों में डंडे थे और चेहरे पे गुस्सा था और एक ही नारा गूंज रहा था, बसपा गद्दार है। उधर गेस्ट हाउस में मायावती अपने विधायकों के साथ मीटिंग में थी और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। करीब 4 बजे दरवाजे पे अचानक जोर जोर से धमाके होने लगते हैं। बाहर से गोलियां, जातिवादक गालियां और धमकियां सुनाई देने लगती हैं। दरवाजा खोलो नहीं तो हम तोड़ देंगे। मायावती और उनके विधायक डर जाते हैं और कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। लेकिन भीड़ पागल हो गई थी, लकड़ी का दरवाजा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। लात, घूंचे, धक्का मुक्की, चीखें और सियासत की वो चीख सब एक साथ फट पड़ी थी। गेस्ट हाउस किसी दफ्तर की तरह नहीं बल्कि युद्ध के मैदान की तरह लग रहा था। 2 घंटे तक बवाल चलता रहा और बसपा विधायकों के द्वारा बाद में बताया गया उन्हें जबरदस्ती खींचा गया, धमकाया गया और गाड़ियों में भर के मुख्यमंत्री कार्यालय ले जाया गया, जहां उनसे जबरदस्ती साइन कराने का प्रयास किया गया। मायावती ने खुद को कमरा नंबर 2 में बंद कर लिया और उनके साथ कुछ वफादार विधायक भी थे। दरवाजे के बाहर उन्मादी भीड़ थी जो लगातार दरवाजा पीट रहे थे, चीख रहे थे और कह रहे थे कि बाहर निकलो, तुमको सबक सिखाना है। इस पूरी घटना के दौरान गेस्ट हाउस के बाहर पुलिस खड़ी थी, लेकिन बस दर्शक बनी खड़ी थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ओपी सिंह कोने में खड़े होकर सिगरेट का कस ले रहे थे, जैसे ये सब कोई फिल्म का सीन हो, क्योंकि उनके ऊपर मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश था कि कोई कार्रवाई न की जाए। ऊपर से ओपी सिंह मायावती के खिलाफ थे। पिछले कई दिनों में मायावती ने उनका 2 बार तबादला करवाया था, लेकिन कुछ अधिकारियों ने हिम्मत दिखाई। हजरतगंज के थानेदार विजय भूषण और एसएचओ सुभाष सिंह किसी तरह भीड़ को रोकने का प्रयास कर रहे थे, और जब भीड़ मायावती के बहुत करीब आ गई, उन्होंने मायावती के कमरे के सामने खुद खड़े होकर मायावती की रक्षा करने की ठान ली। और इन्हीं अफसरों के बीच वहां पहुंचे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरे, अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी और मायावती के ब्राह्मण भाई, जो मायावती पर हमले की खबर पाते ही गेस्ट हाउस पहुंच गए। उन्होंने किसी नेता की तरह नहीं बल्कि एक सिपाही की तरह मायावती की रक्षा की। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जान जोखिम में डालकर मायावती के कमरे की रक्षा की और शाम ढलते ही जिला अधिकारी राजीव खेरा मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति संभाली और लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। उसके बाद पुलिस को गेस्ट हाउस के अंदर भेजा। इस दौरान राज्यपाल भोरा ने अतिरिक्त पुलिस बल भेजा और धीरे धीरे माहौल शांत हो गया। लेकिन मायावती अभी कमरे के अंदर थी। बार बार आश्वासन देने के बाद मायावती ने करीब 10:30 बजे दरवाजा खोला। बाहर निकली तो चेहरा सफेद, आंखों में रोष और शब्दों में सन्नाटा था। लेकिन सत्ता का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी रात मुलायम सिंह यादव गुस्से में आके अधिकारी राजीव खेरा का ट्रांसफर अगर खारिज कर देते हैं। गेस्ट हाउस की बिजली और पानी पहले ही काट लिया गया था। ये सब सुन के कांसीराम ने बस एक ही बात बोला कि मायावती की परीक्षा हो रही है और मायावती इस परीक्षा में पास हो गई है। बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई। कुल 282 विधायकों के साथ मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाती हैं। मुलायम सिंह यादव सत्ता से बाहर हो जाते हैं। लेकिन गेस्ट हाउस कांड की वो रात उनके लिए ऐसी सच्चाई बन जाती है जिसे वो कभी भुला नहीं सकती। कहा जाता है कि 2 जून के दिन उन्हें भी अपमानित करने का प्रयास किया गया, इसीलिए उस रात के बाद उन्होंने साड़ी पहनना छोड़ दिया। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री मायावती जब भी उस घटना की जिक्र करती हैं, तो उनकी आवाज कांप जाती है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, मुलायम सिंह यादव का आपराधिक चेहरा उस समय सामने आया जब उन्होंने गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश की। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ मेरे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की बल्कि मुझे मरवाने का भी प्रयास किया। वहीं इस घटना के जांच के लिए बनाई गई रमेश चंद कमेटी 89 पेज में गेस्ट हाउस कांड की आधिकारिक षड्यंत्र के लिए मुलायम सिंह यादव को जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट में बताया गया कि इस घटना की योजना पहले ही बना लिया गया था और इसके तहत अधिकारियों का लखनऊ से पहले ही तबादला करा दिया गया था। तो दोस्तों, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बहादुरी और गेस्ट हाउस कांड को लेके आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।